परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब क्या हुआ? इसके 3 स्टेज में हम पढ़ेंगे इसको। पहले पढ़ेंगे 2000 तक का, टिल मिड 2000। उस टाइम पे बूम पीरियड था, ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, बूम पीरियड था। तो इंडिया के जितनी कॉर्पोरेट्स थे, इंडियन कॉर्पोरेट्स, वो बहुत बड़े अमाउंट में उन्होंने लोन ले लिया, ओवर लिवरेज हो गए, ओवर लिवरेज हो गए। 2000 की तक की बात है, मिड 2000। फिर 2007-8 में जब अमेरिका में क्राइसिस हुआ, उनका जब बैंक बड़ा, सबसे बड़ा बैंक डूब गया, सब प्राइम एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो रुक गया। क्योंकि इंडिया का तो हमेशा यही रहा है कि हमारी इकोनॉमी खेती की इकोनॉमी है, हम कच्चा माल पैदा करके जो डेवलप्ड कंट्री है उनको बेचते हैं। जब वहां क्राइसिस हो गया, वहां की इकोनॉमी डूब गई, तो यहाँ से एक्सपोर्ट ही रुक गया, यहाँ से माल ही नहीं जा रहा था। तो यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम पे थी, तो उनकी सारी की सारी पॉलिसी पैरालाइज होगी यूपीए गवर्नमेंट की। और जो जुडिशियल एक्टिविटी थी, इन्वायरमेंट एक्टिविटी थी, ये सब फेल हो गया, प्रोजेक्ट सब डिले हो गए, कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट को फिनिश करने में प्रॉब्लम आने लगी। इसकी वजह से वो अपना पेमेंट, अपना लोन का रिपे नहीं कर पाए। 2013 में जो 1/3 बैंक लॉन्च थे, वर ओवर्ड बाय 30 कंपनी। केवल भारत की 30 कंपनियों ने 1/3 लोन ले रखा था भारत में। कंपनी विद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1, जो हमारा रेशियो था वो 1 से कम हो गया था कवरेज रेशियो, मीनिंग दे वर नॉट जनरेटिंग इनफ रेवेन्यू इवन टू रिपे द लोन। वो उनको इतना पैसा ही नहीं हो रहा था कि वो अपना लोन का इंटरेस्ट भी दे पाए। और जब हम अपने लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं 3 महीने तक, तो वो पैसा सारा का सारा एनपीए हो जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो बैलेंस शीट जो थी एनबीएफसी बैंक की, पब्लिक सेक्टर बैंक की, ये सब खराब होने लगी। इट इज कॉल्ड ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट। पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। जब जो बैंक की बैलेंस शीट होती है वो वीक होने लगे तो उसे ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम बोलते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में आया। तो जो एनपीए था जितने भी बैंकिंग सेक्टर का, तो उसमें पहले जो हमें 31 से 60 के बीच में देना होता है। लोन अकाउंट वेयर बोरोवर इज रिपेइंग द प्रिंसिपल इंटरेस्ट इन टाइमली फैशन, इफ लोन प्रिंसिपल अनपेड फॉर 1 to 30 days, इट इज ड्यू डेट। अगर आपने पहली किस्त नहीं दी तो 1 से 30 दिन तक आपकी वो ड्यू डेट बोली जाती है। देन सच लोन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, तो उसको ऐसे में जीरो में डाल देते हैं कि इस बंदे की पिछली किस्त नहीं आई है। फिर अगर दूसरे महीने भी आपकी किस्त ना जाए 31 से 60 दिन तक, तो उसको SMA 1 में डाल देते हैं, मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। इस बंदे को तंग करो, पैसे क्यों नहीं दे रहा है, किस्त क्यों नहीं भर रहा है, बार बार फोन आता है मैनेजर का। फिर 61 से 90 डेज के बीच में उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में डाल देते हैं। ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बार बार बैंक आपको कहेगी पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अब हो गए 3 महीने, अब आ जाएगा एनपीए। यही जो वर्ड है एनपीए, यही है एनपीए, ये एनपीए। इफ लोन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज नॉट पेड फॉर मोर देन 90 डेज फ्रॉम इट्स ड्यू डेट, देन सच लोन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। 90 दिन तक ना प्रिंसिपल दिया ना उसका इंटरेस्ट दिया, तो आपका जो लोन अकाउंट है वो पैसा है आपका एनपीए में आ जाएगा। और जब एनपीए में आ जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फॉर द फार्म लोन एनपीए इज नॉट काउंटेड ऑन नंबर ऑफ डेज बट ऑन नंबर ऑफ क्रॉपिंग सीजन। जो किसान लेते हैं लोन, वो उनका 90 दिन के हिसाब से, उनका फसल के पीरियड के हिसाब से होता है। 1 फसल 2 फसल 3 फसल जैसे होता है, रबी की, खरीफ की और जायद की जो फसलें होती है उनका क्रॉप का सीजन होता है, उसके हिसाब से होता है खेती में। बाकी सबका 90 दिन के हिसाब से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। जब आपका एनपीए हो गया, तो अगर आपका एनपीए 12 लाख करोड़, इंडियन कॉमर्शियल बैंक एनपीए ओवर 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, वो मैंने आपको कल बताया था यही बात कि अगर भारतीय बैंकों को मजबूत बनाना है सरकार को, गवर्नमेंट बैंक को, तो सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए डालने पड़ेंगे। मतलब भारत का जो फाइनेंस और रेलवे बजट होता है
1 साल का, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 गुना पैसा उतना डालना पड़ेगा। मतलब 4 साल का बजट, इतना पैसा इसमें डालना पड़ेगा, तब बैंक के ऊपर आएंगे। एंड ओवर 10% ऑफ टोटल लेंडिंग्स, मतलब जितना उधार दिया उसका, तो बहुत ज्यादा एनपीए है। एनपीए साइज पब्लिक सेक्टर बैंक 10 लाख करोड़, उसके बाद आ जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसके बाद आ जाता है फॉरेन बैंक। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आया तो कर देना पेपर में। सबसे ज्यादा उधार जो है एनपीए है आपका, वो सरकारी बैंकों पे है, फिर प्राइवेट पे है, फिर फॉरेन बैंक पे, ऐसे एनपीए का ऑर्डर है इंडिया में। प्रोविजनिंग, एज पर आरबीआई नॉर्म्स बैंक मस्ट सेट असाइड फंड टू कवर लॉसेस अगेंस्ट देयर एनपीए। बैंक मस्ट सेट असाइड फंड, उनको अपना कुछ फंड भी असाइड में रखना चाहिए जिससे वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सके एनपीए के। सच प्रोविजनिंग ऑफ फंड डिक्रीजेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। तो जैसे आरबीआई ने बोला अपना प्रोविजन पैसा अलग रखो, तो वो पैसा फिर अलग रखना पड़ता है, वो उधार नहीं दे सकते किसी को, तो इससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ग्रॉस एनपीए आप जो है, ग्रॉस एनपीए में से अगर प्रोविजनिंग घटा दो तो नेट एनपीए आ जाता है। ये बैंक है इसमें ऐसी हेरा फेरी करती है। यस बैंक की बैलेंस शीट ऐसे ही, यस बैंक ने आरबीआई को शुरुआत में अपनी बैलेंस शीट ही नहीं दिखाई कि हमारे ऊपर कितना एनपीए, वो ऐसे ही हेर फेर कर देते थे उसमें। नेट एनपीए जो होता है वो ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजनिंग घटानी होती है, वो अपना बैलेंस शीट ऐसे बनाते थे, वो एनपीए नहीं शो करते थे अपना। बाद में जाके आरबीआई को पता लगा इसके एनपीए के बारे में, तब जो है राणा कपूर और उनके एमडी सीईओ पे सबको जेल हुई, तब जाके यस बैंक का पूरा सिस्टम हिला। सब स्टैंडर्ड असेट्स, व्हेन लोन अकाउंट रिमेन्स इन द एनपीए क्लासिफिकेशन फॉर 12 मंथ, अगर 12 महीने तक रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड असेट में डाल देते हैं। व्हेन लोन अकाउंट रिमेन्स इन सब स्टैंडर्ड मोर देन 12 मंथ, तो उसको डाउटफुल में डाल देते हैं। लोन असेट, व्हेन ए बैंक its auditor or RBI declare that given doubtful asset has little no salvageable value, अगर पूरी उम्मीद ही खत्म हो जाए तो उसको लॉस असेट में डाल देते हैं कि ये बंदा वापस ही नहीं करेगा पैसा। उसके बाद लोन रिट ऑफ होता है, when loan is written off from the asset side of the bank balance sheet to save corporation tax loan write off does not waive bank's right to recover the bad loan, वो बैड लोन रिकवर नहीं हो सकता। इट merely an accounting exercise, tax benefit, वो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ही अपना दिखाते तो उसको बोलते हैं लोन राइट ऑफ। अपने टैक्स में छूट लेने के लिए वो उसको दिखाते हैं कि ये बैड लोन है, हम इसको रिकवर नहीं कर पा रहे। एक होता है आपका रीस्ट्रक्चर्ड लोन, व्हेन प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट टेन्योर ऑफ द लोन इज मॉडिफाइड, ये जब मॉडिफाइड कर दिया जाता है, जैसे अभी कोरोना पीरियड में हुआ, जितने दिन मोरेटोरियम पीरियड था सबका लोन का रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, सबका वो 4-5 महीने जितना लॉकडाउन रहा सबको जितनी छूट दी गई सितंबर के महीने तक, सबका रीस्ट्रक्चर लोन कर दिया गया पूरा। तो इसको जो है रिस्ट्रक्चर लोन बोलते हैं, जब मॉडिफाई कर दिया जाता है उसका टेन्योर, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ, उस टाइम का इंटरेस्ट रेट भी माफ कर दिया आरबीआई ने। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस्ड असेट, एनपीए में अपना रिटर्न ऑफ जोड़ दो प्लस रिस्ट्रक्चर लोन जोड़ दो, इसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड असेट्स। लास्ट में आता है हेयर कट, ये इंपॉर्टेंट है हेयर कट। If bank allow the borrower to pay 60% of due and force 40% loss, the bank has offered one time settlement. जैसे किसी बंदे से पता है कि हमें पैसे निकल ही नहीं पा रहे, तो बैंक उसको हेयर कट देती है, वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस देती है कि भैया ऐसा है आपने 10 लाख करोड़ का लोन लिया, ऐसा करो हमें 6 करोड़ मोड़ दो, 4 करोड़ हम सोच लेंगे हमारा लॉस हो गया, कोई नहीं। तो इसको बैंक जो है कभी कभी हेयर कट भी देती है। लास्ट आता है आपका एवरग्रीनिंग, बैंकिंग बैन ए बोरोवर टेकिंग ए न्यू लोन टू पे ऑफ हिज ओल्ड लोन, तो इसको एवरग्रीनिंग बोलते हैं। ये किसान बहुत कराते हैं इसको एवरग्रीनिंग, जैसे उन्होंने पहले 5 लाख का लोन लिया, फिर क्या उसको रिन्यू कराते रहते जिंदगी भर, तो फिर क्या करेंगे वो अगला लोन कराएंगे 6 लाख का, तो 6 लाख का लोन कराया तो 6 लाख रुपए उन्हें मिले, तो 5 लाख उन्होंने फिर पिछले के जमा कर दिए, उनके पास 1 लाख आ गया, तो उनका लोन 6 लाख का हो गया। इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग, मतलब अपना लोन है रिन्यू कराते रहते हैं, तो इसको बैंकिंग में ऐसा होता है। पेटेंट, व्हेन ए ड्रग पेटेंट एक्सपायर आफ्टर 20 ईयर, pharma company makes minor modification in the old drug molecule to register new patent, thus keep its monopoly right on the production। ये पेटेंट का ये अलग से, ये इसमें नहीं है, ये लोन का बस यहीं तक है एवरग्रीनिंग तक।
अब आरबीआई के 3R पे काम करते हैं। आरबीआई का 3R क्या है? आरबीआई 3R पे वर्क करती है जिससे कि पूरा का पूरा लोन सिस्टम जो है रिविटलाइज हो जाए, मतलब इसमें फिर से जान आ जाए। तो पहली आर है रेक्टिफिकेशन, नो चेंज इन टेन्योर इंटरेस्ट, रेक्टिफिकेशन सुधार। फिर दूसरा होता है रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे ईज ऑफ टेन्योर इंटरेस्ट, सीडीआर, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स पढ़ेंगे इसको, S4A, ये सब। और लास्ट होता है रिकवरी, ऑक्शन एंड लिक्विडेट्स। इसमें जब ये लोन नहीं देते थे तो सरकार, फिर ये आरबीआई ने एक नया एक्ट बना दिया, सरफसाई एक्ट, इसको पढ़ेंगे। अब सरफसाई एक्ट को ये 2002 में आया था, और सरकार ने एक नया कोड बना दिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों ही, सरफसाई एक्ट और इंसॉल्वेंसी। इस पर लिखने को आ जाता है 50 वर्ड में, 150 वर्ड में इनके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन। 2015 में आरबीआई ने बैंक्स को ऑर्डर दिया कि आप जो है अपनी एसेट क्वालिटी को रिव्यू करो, AQR को, और उसमें रेक्टिफाई करो कि जो आपका बैड लोन्स है उसको आप जो है रेक्टिफिकेशन करो। मींस बैंक डजंट चेंज इट इन लोन इंटरेस्ट, टेन्योर और टर्म, बट आस्क क्लाइंट टू रेक्टिफाई इरेगुलरली इन लोन पेमेंट। उसको रेक्टिफाई करने को बोलो जो आपको इरेगुलर लोन पेमेंट कर रहा है, आप अपने लोन इंटरेस्ट, टेन्योर, टर्म में कोई चेंज नहीं करना है, रेक्टिफिकेशन करो। अगर कोई जेन्युइन केस है, एडिशनल लोन्स में भी गिवन, तो उसको लोन आगे दिया जा सकता है। जैसे पहले 2 लाख पहले का ही नहीं चुका रहा है तो फिर आप 4 लाख का और दे दो, तो पहले का ही नहीं चुका रहा आगे का कैसे दे दोगे? बैंक में ऑल्सो ट्राई टू फाइंड ए न्यू पार्टनर इन्वेस्टर फॉर रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट। तो नए नए प्रोजेक्ट के लिए बैंक को अपना नया पार्टनर ढूंढ सकते हैं इसमें, और नया इन्वेस्टर भी ढूंढ सकते हैं। फिर आ गया रिस्ट्रक्चरिंग, उसको ठीक करना, चेंजिंग द लोन इंटरेस्ट और टेन्योर ऑफ ओनरशिप। बैंक को टाइम टाइम पे अपना लोन इंटरेस्ट को, टेन्योर को चेंज करना है इसमें रिस्ट्रक्चरिंग में। तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, जैसे अप टू आरबीआई अलाउड बैंक टू एक्सटेंड इंफ्रा लोन अप टू 25 ईयर। कोई जैसे बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं या फिर कोई अपना फ्लैट बेचता है तो उस पर लोन टेन्योर 25 साल तक का कर देते हैं। इवन रिड्यूस लोन इंटरेस्ट रेट, तो वो अपना लोन इंटरेस्ट रेट भी घटा देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे कि अडानी अंबानी ये अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं, रिलायंस का, या फिर रिफाइनरी का, या फिर पेट्रोल का, या फिर आपका गैस का प्लांट लगा, तो ऐसा इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। तो 25-25 साल के लिए फिर इस पर लोन भी, इंटरेस्ट भी कम कर दिया जाता है। CDR, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कॉर्पोरेट का जो डेब्ट होता है, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस होते हैं उनको जो है रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है, 75% ऑफ द लेंडर्स अप्रूव, तो उनको जो है रिस्ट्रक्चर कर देते हैं उनका लोन। स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिकरिंग स्कीम, बैंक जो है टाइम टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाते हैं। इसमें बैंक्स का जितना भी डेब्ट होता है, जितना भी लोन होता है, वो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बैंक सेल इट टू द हाईएस्ट बिडर, जो ज्यादा बोली लगाता है उसको वो अपना बेच देता है। जितना भी बैंक का डेब्ट होता है उसको करने के लिए वो अपने इक्विटी में शेयर बेच देते हैं। अभी यस बैंक ऐसा किया, यस बैंक का शेयर अभी शायद 12-13 रुपए पे चल रहा है, तब उनका शेयर 15 पे था। तो उन्होंने ये लेके आए वो अपना SDR, उन्होंने 13 रुपए पे शेयर बेचे, 10,000 करोड़ के, उन्हें 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था, तो उन्होंने 13 रुपए पे शेयर बेचे। उस टाइम उनका शेयर 15 चल रहा था। अभी तो मार्केट गिर रही है तो अभी 13 पे, मतलब जिन्होंने खरीदा होगा उनको लॉस हो रहा होगा। SDR आता है, वो अपने शेयर जो है गिरवी रख देते हैं, मतलब अपने लोन के बेसिस पे इक्विटी शेयर बेच देते हैं। गिरवी रख मतलब बेच देते हैं, ये वर्ड सही है। Scheme for sustainable structuring of stressed assets similar to the aforementioned SDR. Technical difference not important. तो ये जो आपका SDR है वो सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेट एसेट के सिमिलर ही है। इसका ज्यादा डिटेल में हमको पढ़ने का लोड नहीं, बस इतना ही ठीक है। उसके बाद जब NPA हो जाता है तो फिर होती है इनकी वसूली, रिकवरी होती है। तो रिकवरी के लिए सरकार ने, आरबीआई ने 2 एक्ट बना दिए। एक तो आपका सरफसाई एक्ट 2002 में आया, दूसरा बैंक इंसॉल्वेंसी एक्ट विजय माल्या और नीरव मोदी, इसी के तहत इनसे वसूली हो रही है। जो इंग्लैंड की बैंक है, इंग्लैंड की सरकार है, वहां के कोर्ट ने बोला है नीरव मोदी को ले जाओ। अभी नीरव मोदी इंडिया आएगा, जेल में रहेगा, और वो भी रहेगा विजय माल्या।
फिर इनसे पैसों की वसूली होगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दिवालिया कोड इसको बोलते हैं, दिवालिया, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड। If 75% of the lenders do not agree for restructuring resolution plan, then asset will be liquidated. अगर 75% भी वो नहीं मानते, डू नॉट एग्री पैसा देने को, रिस्ट्रक्चर करने को, तो इसको लिक्विडेटेड किया जाता है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, फिर इसमें वो जितना भी उनका संपत्ति होता है, ईडी जो है सब उनकी जमीन और वो सब कुछ उनका कुर्क कर लेते हैं इसको, मतलब वसूली की जाती है इससे, इन दोनों एक्ट से, सरफसाई से और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखो इस पे आया है क्वेश्चन, जो S4A है इसको स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग स्टेट असेट, एस, इसमें 1S 2S 3S 4S है, इसलिए इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? सस्टेनेबल स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट असेट्स। बी पार्ट आएगा, वेरी गुड। स्कीम फॉर आरबीआई फॉर रिवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट विद जेन्युइन डिफिकल्टी। अगर कोई बिग कॉर्पोरेट्स है जिसको जेन्युइन डिफिकल्टी के साथ है, तो उसका फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्किंग किया जाता है स्कीम फॉर आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो इसको बोलते हैं स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट असेट्स। जैसा अभी कोरोना में भी बहुत बिजनेस तबाह हुए हैं, पहले नोटबंदी में हुए थे, डिमोनेटाइजेशन में, उसके बाद में ये बहुत सारे कानून आए, जीएसटी आया, उसमें अफेक्ट हुआ, तो फिर इसमें किया जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये सरफसाई एक्ट है और इसके आगे का हम जो है मंडे को करेंगे।